सर्कुलर मोशन में नहीं है, लीनियर मोशन में है तो वो उड़ जाएगा ना कहीं भी। पर वो मूव कर रहा है ये कैसे पता? अभी तक वो आया नहीं तक। हिमांशु एक बात बोले कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये तो नहीं दिखता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये दिखता है कि पॉजिटिव चार्ज बीच में केंद्रित है और नेगेटिव चार्ज कहीं तो है, पर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं ये कैसे पता? हाँ, और वो भी ऑर्बिट में वो। अगर हम उसको स्टेबल ले लेंगे तो रुका हुआ ले लेंगे उसको। हाँ। अगर हम ये मानते हैं कि मूव नहीं कर रहा है, हाँ। तो फिर वो कोलैप्स कर जाएगा उसमें। ओके, तो सर का आर्गुमेंट है कि अगर उसको रुका हुआ मान ले तो वो तो कोलैप्स कर जाएगा। अट्रैक्ट कर देगा। अट्रैक्ट करने की वजह से वो नहीं, क्योंकि जगह खाली है, बीच में रोकने वाला कोई नहीं है, तो कोलैप्स करके न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो इस वजह से ऐसा माना कि अगर वो हिलता रहेगा तो शायद थोड़ी ज्यादा देर तक स्टेबल रह सकता है। पर वो बोले कि थोड़ी ज्यादा देर तक स्टेबल रह सकता है, पर गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा तो टिका रहेगा, नहीं तो वो उसमें सेंटर में जाके सारा और उसमें भी ये है कि गोल गोल चक्कर लगाने में भी मैक्सवेल साहब ये बोलते हैं कि वो ऐसे ऐसे जाकर उसको ऐसे जाकर बीच में कोलैप्स कर जाना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी लूज करेगा। यूज कर रहा है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल सीधा चलता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदलता है, कर्व पाथ में जाता है तो उसको डायरेक्शन बदल रहा है और उसका एक्सीलरेशन हो रहा है। और अगर एक्सीलरेशन होगा तो वो रेडिएशन लाइट एमिट करेगा, और लाइट एमिट करने में वो जहां भी उसको कोई और पार्टिकल उसको अट्रैक्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा बट वहां जाके वो चिपक जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो फॉयल को अपने आप से कोलैप्स हो जाना चाहिए। सर ये जो सोलर सिस्टम वाली ये जो सोलर सिस्टम वाली एनालॉजी है वो यहाँ पर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि अर्थ भी तो सन के अराउंड घूमती रहती है। अगर अर्थ का नेट चार्ज नहीं लेते तो अर्थ में एक्सीलरेशन हो रहा है, बट वी आर नॉट सेइंग दैट इट्स रेडिएटिंग बिकॉज़ इट्स नेट चार्ज। अर्थ इज नॉट लूजिंग एनी एनर्जी। कैन नॉट से दैट, बट उतने लार्ज स्केल पे नहीं कर रही है कि वो एटलीस्ट अर्थ का ऑर्बिट अभी तक तो स्टेबल दिखता है। तो अगर ऑर्बिट स्टेबल है, एटलीस्ट अर्थ के केस में हमें पता है कि ऑर्बिट है, यहाँ पर तो ये भी पता नहीं कि ऑर्बिट है कि नहीं। पर वो बोले कि एटलीस्ट इतना जरूर पता है कि इस तरह के जो चार्ज पार्टिकल्स से जब वो एक्सीलरेट करते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं, ये पता था। ये उन्होंने पहले से पता लगा चुके थे। ऐसा हो सकता है कि उनको मैक्सवेल का वो थ्योरी नहीं पता होगा, और जैसे सर ने बताया वो पता नहीं। रदरफोर्ड को, और जैसे सर ने बताया कि क्योंकि अगर वो रुका रहेगा तो वो गिर जाएगा, तो उसने सोलर सिस्टम जैसा ही सोच के कह दिया। बिकॉज़ जब वो मॉडल बनाते हैं तो आर्गुमेंट मैक्सवेल का तो बाद में आता है। मैक्सवेल आर्गुमेंट अगर आज पहले ही आ जाता तो रदरफोर्ड अपना मॉडल पब्लिश ही नहीं कर पाते, है ना? वो वीकनेस बाद में पब्लिश होती है। उसमें एक लॉजिक और है। एक मिनट, भाई अगर रदरफोर्ड ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो रुका हुआ है, मान लो एटम इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तब तो दिख रहा है कि वो कोलैप्स कर जाएगा, उसको अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो उनके पास फिर कुछ और उन्होंने सोचा होगा कि क्या किया जा सकता है। रुका हुआ तो एज्यूम नहीं कर सकते आप, मतलब वो तो कोलैप्स करना ही है। तो जब हम उसको किसी भी चीज को हम घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज जब जाती है तो वो बाहर की तरफ खींचती है, उसमें फोर्स अंदर की लगता है। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं। पॉजिटिव उस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको अंदर लाना चाह रहा है, और सर्कुलर मोशन की वजह से उसके ऊपर सेंटीमीटर फोर्स जिसको हम बोलते हैं बाहर लग रहा है। तो वो बैलेंस करने में सर्कुलर पाथ एक लॉजिकल आंसर उनको दिख रहा था। उनको ऐसा लगा कि शायद क्योंकि ऐसे हम बाहर चीजों में भी देखते हैं तो हाँ। शायद यहाँ भी ऐसा हो रहा हो। हाँ, तो वो उसको बैलेंस कर रहा होगा तो Right. रुका रहेगा, एटलीस्ट कोलैप्स नहीं करेगा। राइट। मैक्सवेल बाद में आए, मैक्सवेल आए तो मैक्सवेल की जब थ्योरी आई तो मैक्सवेल ये नहीं कहते हैं कि सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो अंदर जाएगा। मैक्सवेल कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं चार्ज नहीं, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो
करेक्ट, मतलब वो रेडिएट करेगा एनर्जी, सॉरी कोलैप्स करना नहीं, मतलब रेडिएट करेगा, एनर्जी लूज करेगा। हाँ, अब वो चाहे वो स्ट्रेट मोशन में जाए, लीनियर मोशन में जाएगा, तब भी एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब वो रेडिएट करता ही है। एनी चार्ज पार्टिकल जो एक्सीलरेट कर रहा है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो उस लॉजिक से फिर ये मॉडल फेल हो जाता है बाद में जाके, करेक्ट, कि भाई सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन तो है ना, तो वो कोलैप्स कर जाना चाहिए था, लेकिन कर नहीं रहा है। पर ये छोटी छोटी कड़ियाँ सब जोड़ के एक हाँ। कहानी बुनी जा रही है, तर्क किया जा रहा है। हाँ काफी इम्पोर्टेंट और अच्छा है आपने वो सारी कड़ियों को खुद भी सोचा है। जैसे सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है, ये भी सोचना कई लोगों के लिए आसान नहीं है। हाँ, मतलब वो बच्चों के लिए भी नहीं। बच्चों के लिए भी, मतलब वो एक्चुअली होता है कि हम ज्यादातर समय एक्सेलरेशन हम सिर्फ वेलोसिटी से देखते हैं। डायरेक्शन। कई बार क्या होता है कि वो डाउट इसलिए आता है कि हम कहते हैं कि जैसे सर्कुलर मोशन में अभी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो ये माना गया कि सेम वेलोसिटी से घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी वो अभी भी मतलब वेलोसिटी स्पीड वाला, वेलोसिटी में डायरेक्शन प्लस स्पीड, दोनों चीज आती है। हाँ दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, करेक्ट, तो यहाँ भी रेडिएट होगी, हम ये मान रहे हैं। हाँ ये भी पता नहीं है, अभी नापा नहीं है। हाँ पता नहीं। सो इस रेडिएशन की जो प्रॉब्लम को देखने के लिए जब स्पेक्ट्रा देखे गए और स्पेक्ट्रा में ये देखा गया कि हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक वेवलेंथ और एनर्जी रिलीज करता है, उसका सॉल्यूशन जो है बोर्ड ने दिया। और बोर्ड ने यही बोले कि हर एटम में स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसी स्टेट्स में घूमता है जिसमें वो एनर्जी लूज नहीं कर सकता। बोर्ड ने मैक्सवेल के जो सिद्धांत थे उसके ऊपर एक रोक लगाने की कोशिश की कि चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की ऐसा खास चार्ज पार्टिकल है जो स्टेशनरी स्टेट्स में ही रहेगा, और अगर एक स्टेशनरी स्टेट से कहीं जाना है तो वो दूसरी स्टेशनरी स्टेट में जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज नहीं कर सकता। और उन्होंने अपनी एनर्जी स्टेट्स को भी सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही रिप्रेजेंट किया, क्योंकि उनके पास बेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए न्यूक्लियस तो सेंटर में है, भारी है, और इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स में है। अब वो एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का उनके पास एक ये गोल दिखाने के अलावा कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने इसी चीज को यूज किया। उसका जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था बोर की मॉडल का, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करता है या अगर एनर्जी गेन करता है तो एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट जाने में ही कर सकता है। वो थोड़ी सी एनर्जी लेकर बीच की एक स्टेट में चला जाए ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ से वहां जाएगा या वहां से यहाँ आएगा। और इसकी वजह से हर एटम की कुछ फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट ही वो एमिट करेंगे, या अगर एमिट करेंगे तो ऊपर से नीचे आ रहा है, एब्जॉर्ब करेंगे तो लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो ये दो प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बोर मॉडल आता है। बोर मॉडल फाइनल मॉडल नहीं है, क्योंकि बोर मॉडल में भी कई खामियां थी, जैसे उससे बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बोर मॉडल हम मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। बोर मॉडल ने केवल ये दो चीजों का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की, स्टेशनरी स्टेट्स एंड स्टेशनरी स्टेट्स की खासियत क्या है, और ट्रांजिशन जो होते हैं वो एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट में जाते हैं। बस ये दो चीजें बोलकर वो रुक गए। और ये बोलने से बहुत कुछ हुआ, क्योंकि ये बोलने से क्या हुआ कि हर एटम जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स थे, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, सोडियम है, तो ये बोला गया कि शायद हर स्टेशनरी स्टेट्स में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो फिर कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया कि कुछ स्टेशनरी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कुछ में 8 आ सकते हैं, कुछ में 18 आ सकते हैं। तो उन्होंने फिर इसको ऑर्बिट्स का नाम दे दिया। अब ये वर्ड जो ऑर्बिट है, ये कहीं ना कहीं वो प्लैनेटरी मॉडल जैसा ही है, कि जैसे अर्थ का ऑर्बिट है, मून का ऑर्बिट है, ऐसा ही शब्द उन्होंने वहां से बोरो किया। तो इसमें कहीं ना कहीं इसको एक सोलर सिस्टम वाली एनालॉजी से ही देखा जाता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो सोलर सिस्टम वाले ऑर्बिट से कंसेप्चुअली अलग है।
कि जो स्टेशनरी स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि स्टेशनरी स्टेट मतलब एटम के ऑर्बिट, मतलब वो इसके शेल वर्ड भी यूज किया उन्होंने। एग्जैक्ट ऑर्बिट की जगह उन्होंने कहा कि इससे बेटर अगर हम शेल यूज करते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि एक शेल में उसकी एनर्जी सेम है। अब वो शेल का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑर्बिट जैसा हो जाता है। तो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके आउटर नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो कैसे दिया उन्होंने? वो दिया उन्होंने पीरियोडिक टेबल के सिद्धांत से कि अगर पीरियोडिक टेबल को ऐसे अरेंज करें तो उसमें ऐसा लगता है कि पहली जो रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी होती है वो दो एलिमेंट के बाद आती है, फिर अगली रिपीटिशन जो है 8 एलिमेंट्स के बाद आती है, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद आती है, फिर 18 एलिमेंट्स के बाद आती है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला कि इसी वजह से जो मेरे स्टेशनरी स्टेट्स के ऑर्बिट होंगे वो भी 8, 18 इस सीक्वेंस में जाते हैं, है ना। तो उस समय उन्होंने उसके नाम नहीं पता था, जैसे उससे पहले वाले ने पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया, इन्होंने जो है उसको KLM जो कुछ शब्द थे तो KLM एंड जो है शेल्स के नाम दिए, और ये 4-5 अक्षरों से कहानी पूरी हो जाती है। फिर पीरियोडिक टेबल में उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी उनको, तो वहां तक का काम चल गया। ओके, पर ये भी अंतिम मॉडल नहीं है। आज की तारीख में अगर हम पूछना चाहें कि भाई सही मॉडल क्या है, आप ड्रॉ कर दो, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। आज भी हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करें which is unequivocal, which is correct. There is no single model which I can draw which, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, आज जैसे आप लोगों ने देखा कि ट्रांसमिशन TEM या SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आने वाला इलेक्ट्रॉन बीम जो है कैसे इंटरेक्ट करती है, वो मैं कैसे मॉडल से एक्सप्लेन करूं। किसी ने देखा होगा एक्सरे डिफ्रैक्शन, जब एक्सरेज आती है तो कैसे इंटरेक्ट करती है, वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। या फिर अगर आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख के लिए क्या मॉडल ड्रॉ करूं। हर चीज के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और यही ऐसी कहानी है, ये इस तरह की कहानी है जैसे सुशील जी कल जिक्र कर रहे थे कि जैसे अगर एक मान लीजिए मैं एक डब्बा एक दे दूं आपको, बंद डब्बा जिसको सील कर दे टेप से, और आपसे उसके अंदर कुछ है, आपसे पूछे कि उसके अंदर जो है वो बताओ क्या है, आप कैसे बताओगे, है ना। तो आप उसको हिलाओगे तो आवाज आएगी, तो वो आवाज कैसी है उसका अंदाजा लगाओगे, तो आवाज तो रेत जैसी है, तो रेत जैसा कुछ है ना। फिर उसमें वजन करके देखोगे कि वजन तो रेत से बहुत हल्का है, यानी रेत तो नहीं है, तो हल्का कुछ है ना। तो उसको जो है गर्म करके देखोगे तो गर्म करके वो पिघल के उड़ गया, नहीं उड़ा, यानी गर्म करने में उसकी प्रॉपर्टी अलग है। उसमें मैग्नेट लगा के देखोगे, मैग्नेट लगा के वो चिपक गया तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो ये एटम की कहानी कुछ ऐसी है कि ये बंद डब्बा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता है। हम अलग अलग चीजें फोर्स बाहर से लगाकर देखते हैं और बोलते हैं कि ये ऐसा है। जैसे एक पुरानी कहानी, एक कहानी दूसरी भी जिक्र करी जाती है कि कुछ लोग थे जो देख नहीं सकते थे, मतलब आंखों से वो विजुअली चैलेंज थे। तो हाथी के पास आते हैं तो वो सब लोग जो है हाथी को छूकर देखते हैं, तो सब पूछते हाथी कैसा है, तो एक बोलता है तो खंबे जैसा है, तो उसने वो टांगे देखा तो बोला वो खंबे जैसा है। किसी ने उसका कान को छू के देखा तो बोला कि अरे ये तो पंखे जैसा है ना। किसी ने उसका पेट देखा तो बोला ये तो गोल गोल डब्बे जैसा है। किसी ने पूंछ देखा तो रस्सी जैसा है। तो अभी हाथी क्या है, उसमें सब कुछ है, खंबे जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है, पंखे जैसा भी, सब कुछ है। और कैसे है वो कैसे समझ पाएंगे अगर या तो ड्रॉ करके देखें, पर वो देख नहीं सकते हैं तो परिकल्पना कर लेंगे। तो प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन जो हमारी सेंसेस के, आंखों से देखने के या हाथ से छूने के, सुनने के बियॉन्ड है, और एटम उनमें से एक चीज है। एटम को आज की तारीख में भी हम उसकी पूरी तरह संरचना को देख और समझ नहीं सकते। तो हम अलग अलग फोर्सेस लगाते हैं, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, उसके रंग देख लिए, उसको गर्म करके देख लिया, उसमें बिजली डाल के देख लिया, और जो चेंजेस आते हैं उनको हम अटकलें लगाते हैं कि अगर ये चेंज ऐसा आ रहा है तो इसमें ये पार्टिकल होगा, इसमें ये पार्टिकल होगा, ये ऐसे जुड़ा हुआ होगा, इसके पास में जो बैठा होगा इससे दूर होगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी है, और ये कहानी मुझे लगता है कभी खत्म ना होने वाली कहानी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो चीज
नहीं दिखती है, उसमें शायद इतने उसके पहलू हैं जो शायद हमेशा हम पूछते रहेंगे, और इसी वजह से ये इसका एक्साइटिंग पार्ट भी है। इसके अलावा दो चीजों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा जो हमने डिस्कशन किया कल से अब तक। एक्सपेरिमेंट में जब डिस्कशन करते हैं और थ्योरी पे डिस्कशन करते हैं तो उसमें दो तरह के डिफरेंसेस आते हैं। एक डिफरेंस आता है कि हम जब एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन करते हैं तो हमें वो एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल यूज हो रहा है, जो सिस्टम यूज हो रहा है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी सोचनी पड़ रही है। ये ट्यूब कैसी होगी, इसकी शेप कैसी होगी, वो भारी होगी, हल्की होगी, गर्म करने पे क्या करेंगे, मैग्नेट लगाने पे क्या होगा, पदार्थ बदलने पे क्या होगा, है ना। तो ये ऐसे तरह के सवाल आ जाते हैं जिनसे कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, बहुत समय ले लेते हैं, जिनके आंसर हमें नहीं पता होते। या तो आपने प्रयोग किया हो, या तो आपके पास प्रयोग करने की संभावना हो। ओके, तो ये इस वजह से कभी कभी ये डिस्कशन जटिल हो जाते हैं या हमारे लिए मुश्किल पड़ते हैं। इसके लिए हमें ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत होती है जहाँ से एक तो हमें जानकारी मिले या उसका एक स्वरूप मिल सके, और या तो हमें एक्सपेरिमेंट का सेटअप मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, करके देख सकते हैं, उसको करके देख सकते हैं। तो साइंस की लर्निंग में ये तीनों चीज की अपनी अपनी भूमिका है। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का सेटअप मिल जाए तो करना चाहिए बिल्कुल। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट का सेटअप करने की संभावना ना हो तो उसका चित्र मिल जाए, उसका फोटोग्राफ मिल जाए, ड्राइंग मिल जाए, वीडियो मिल जाए, तो हम वो करने की देख सकते हैं। नहीं तो कहीं टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हैं कि उसको कैसे कर सकते, क्या किया होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। ओके, और ये करने से हमें ये समझ बनती है कि जो कंक्लूजन हमने निकाला वो किस किस कंडीशन में वैलिड है। नहीं तो क्या होता है, हम उस कंक्लूजन को हम यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं, और जब वो उस कंडीशन के बाहर निकल के देखते हैं तो वैलिड नहीं होता, तो एक्सेप्शन बन जाता है। तो फिर हम ये बोलने लगते हैं कि इसमें तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। तो बच्चे जब साइंस पढ़ते हुए कंफ्यूज होते हैं कि अरे यहाँ तो ये वैलिड है, बाद में जाके बदल गया है, एक्सेप्शन है। अगर हम शुरू से उसको इस तरह पढ़ाएं कि ये जो पढ़ रहे हैं, मॉडल पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, ये इस एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पे निकाला हुआ निष्कर्ष कंक्लूजन है, और इसकी वैलिडिटी उस संदर्भ में ही है। तो बच्चा तैयार है कि अगली बार वो अगर नया कॉन्टेक्स्ट, नया संदर्भ में चीजों को देखेंगे तो तैयार है कि शायद इसमें कुछ अलग हो सकता है। और ये जो बच्चों के मन में जो कभी कभी एक डर होता है या हेटेड आ जाता है कि साइंस ऐसा है वैसा है, वो कम हो जाएगा, और ये उत्साह भी बना रहता है कि अरे शायद कुछ नया देखने को मिल जाए। साइंस में सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कि नया, इसी लाइफ में हमें नया चाहिए ना हर समय कुछ, तो प्रयोग में अलग ढंग से करके देखूंगा तो शायद कुछ नया मिल जाए, मैं नया सैंपल लेकर देखूंगा तो शायद कुछ नया मिल जाए, है। तो बहुत सारी चीजें हम नया नया देख सकते हैं उसमें। तो ये फीचर है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर एक एग्जांपल है। ऐसे हम बहुत सारी चीजों में ये चर्चा कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट जाते हैं। कल कुछ लोगों ने बात करी, जो क्वेश्चंस उठाए आप लोगों ने, सभी क्वेश्चंस का शायद हम आंसर नहीं ढूंढ पाए। फॉर्चुनेटली आज हम आइसर में आकर आप लोगों ने कई टेक्निक्स देखी। मशीन देखते हैं, मशीन के कई पुर्जे होते हैं, वो पुर्जा चलाना आना चाहिए। उसमें फिर जो दिख रहा है, जो आपको दिखता है आमतौर पे हल्का सा कहीं रंग की झलक दिख रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, या एक वोल्टेज सिग्नल दिख रहा है, वो वोल्टेज सिग्नल को आपने ग्राफ में प्लॉट किया, बस उतना दिख रहा है। तो आपको अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, उससे आपको अंदाजा लगाना है कि अंदर वो मेरे को क्या बता रहा है सिस्टम। तो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन की एक फीचर है जो पहले से रही है और आज भी और रहेगी, और ये और डिटेल्ड होता जाता है, और इसमें मजा भी है उसी चीज में साइंस का। तो इस पॉइंट पर आकर आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। बाकी लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे, हिमांशु या दीपिका, आप लोग कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे इसके कंक्लूजन में जो हमने बात करी? तो हाँ, तो दीपिका हैज बीन टेकिंग समरी नोट्स फॉर दिस। ये चीज भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हम सभी की हैबिट्स में अपने बारे में भी कहूंगा कि क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ करने लगे तो हमारी भी लिखने की हैबिट कम हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि क्लासरूम या कुछ भी सीखते हुए लिखने, अपने क्यों क्या देखा क्या सीखा उसको चाहे लिखें या डायग्राम ड्रॉ करें, वो नोट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम लिखने की हैबिट बनाएंगे तो शायद स्टूडेंट्स को भी हम इस चीज़ के लिए इंस्पायर करते हैं, चाहे वो आप डिजिटल फॉर्म में लिखें, कैसे भी लिखें,
मतलब ये डायग्राम बना के लिखे, अपना कोई नोट्स ले, बट वो एक चीज को ध्यान देना है, चाहे उसके बाद आप बैठकर आधे घंटे नोट्स ले, जैसे भी करें, वट एवर फॉर्म, एंड दिस इज समथिंग द वे वी कैन नर्चर आवर स्टूडेंट्स आल्सो इन दिस डायरेक्शन. सो आई वुड स्टॉप हियर. अच्छा ये होगा कि आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा होगा कि अपने लिए कम से कम ये आर्टिकुलेट करें, अपने लिखने की कोशिश करें कि ये जो भी बात शुरू हुई कि एटम के बारे में, मतलब उसको और समझने की जो प्रक्रिया चालू होती है तो कैसे बदली है, समय के साथ कैसे बदली, किस किस तरह के ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं और उनके आधार पर लोग किस नतीजे पर पहुँच रहे हैं, क्या कह पा रहे हैं और क्या नहीं कह पा रहे हैं, और ये समझ कैसे बदली है. आज हमने किन किन मॉडल्स को देखने की कोशिश की, एक मॉडल दूसरे से किन मायनों में फ़र्क है ना, क्या चीज़ें समझा पा रहा है एक मॉडल और क्या किन सवालों के जवाब अभी भी नहीं हो पा रहे हैं. इसको थोड़ा अपने लिए अगर आप लिख लोगे तो शायद यहाँ से जाते समय आपके पास कुछ तो रहेगा, नहीं तो अभी नोट्स काफ़ी बिखरे हुए हैं, है ना. अपने नोट्स खुद ही हम 2 दिन बाद पलटेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा था हमने. तो जरा उसको एक व्यवस्थित लिखने की कोशिश कीजिए, 1 पेज 2 पेज लगा के, और जब आप लिख लेते हैं तो आप थोड़ा दिखाइए भी. ये जो टीम यहाँ पर है, सचिन है, दीपिका है, और कुछ शायद निकल जाएंगे, लेकिन सुशील भाई है ना, ये लोग थोड़ा सा उसको एक बार देख लें, कहीं कुछ करेक्शन है तो चलेगा, तो फिर वो समझ आप लेके. And I would like to convey our sincere thanks to ICT, PhD और भारत सर ने बहुत और व्यवस्था, इतनी डिटेल व्यवस्था में हमने हेल्प किया, और यहाँ पर अलग अलग स्क्रीन्स पर ये डिस्प्ले करने का मेरे लिए थोड़ा अलग अनुभव था. It took me some time to get familiar with it, but it's a very interesting arrangement कि आप अपने पास में अलग अलग चीज़ें देख पा रहे हैं. यहाँ पर जो दीपिका लिख रही है वो भी आप चारों तरफ देख पा रहे हैं. तो इस व्यवस्था के लिए और कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बढ़िया वंडरफुल फैसिलिटी है यहाँ पे, और जो लैब विजिट भी जितना स्मूथली ऑर्गेनाइज किया, ये आसान नहीं था कि हम 60 लोग आएंगे और फिर वो 3 बैचेस में चल रहे होंगे. थोड़ा डिले हुआ, उसके लिए हम भी अपोलोजाइज करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे मतलब आई थिंक चीज़ें कर पाए, वेरी स्मूथ. हम लोग भी करते हैं वर्कशॉप, हम इतना ध्यान नहीं दे पाते बारीकियों पर, पर आप लोगों ने जो हेल्प किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.